हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल में एटम के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। आज हमको पढ़ना है मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब अगर आपने एटम के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है तो बिल्कुल एटम के जैसे ही मॉलिक्यूल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल कहते किसको हैं। तो कहा जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट in a chemical reaction and can exist independently. Smallest particle of matter which take part in a chemical reaction and can exist independently. अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एटम के डिफिनीशन में यही सारी बातें कही थी। बस एटम में हमने कहा था कैन नॉट, कांट एग्जिस्ट। तो दोनों के डिफिनीशन में सिर्फ इतना फ़र्क है। एटम भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। दोनों ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क इतना है कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद तो आपको दोनों के डिफिनीशन में सिर्फ इतना फ़र्क रखना है, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट और एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अकेले स्वतंत्र रूप से एटम नहीं रह सकता और मॉलिक्यूल रह सकता है। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट मॉलिक्यूल के बारे में ये है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट के एटम आपस में केमिकली कंबाइंड करते हैं इन अ सिंपल फिक्स होल नंबर रेशियो तो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय केमिकल combination of two or more than two atoms of similar or डिफरेंट एलिमेंट्स। दो एक जैसे या डिफरेंट एलिमेंट के जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइंड करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और इस हाइड्रोजन का एटम होगा हाइड्रोजन एटम, और जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइंड करेंगे तो H2 बनेगा और ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसी तरह से एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एटम होगा O, और जब ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में कंबाइंड करते हैं तो O3 बनता है। 2 करेंगे तो O2 बनेगा।
एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। अब दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में केमिकली कंबाइंड करते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल की डिफिनीशन में या इसके फॉर्मेशन में आप ये कहोगे कि जब दो, जैसे यहाँ पे हमने दो एटम लिए, दो या दो से अधिक एक ही जैसे या डिफरेंट टाइप के एटम आपस में कंबाइंड करता है तो जो कुछ बनता है उसी का नाम क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि जो कंबाइंड करने वाले एटम हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे H2 में दोनों हाइड्रोजन के एटम एक जैसे हैं, O3 में 3 ऑक्सीजन के एटम हैं और तीनों एक जैसे हैं। वाटर बना तो वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो यहाँ 2 तरह के एलिमेंट हैं। तो मॉलिक्यूल बनते समय एटम का नंबर 2 या 2 से अधिक होगा और उनका टाइप एक जैसा हो सकता है या अलग अलग। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज आपने सुना होगा, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम हैं और 6 ऑक्सीजन। तो इसमें 3 तरह के एटम इन्वॉल्व हुए। ठीक है। CO2 है तो इसमें 2 तरह के एटम इन्वॉल्व हुए। तो मॉलिक्यूल में एटम एक ही तरह के हैं कि अलग अलग तरीके के हैं, इसके बेसिस पे मॉलिक्यूल 2 तरीके से हो जाता है। 2 तरह के मॉलिक्यूल आते हैं। एक को बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरे को बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो पहला हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कब कहलाएगा? जब 2 या 2 से अधिक एक ही जैसे एटम, एक ही एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो डिफिनीशन क्या होगी? व्हेन 2 आर मोर देन 2 एटम ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, या सिंगल एलिमेंट ना बोलो, ये बोलो कि 2 आर मोर देन 2 एटम्स ऑफ सेम टाइप combined chemically molecule of element is। हाँ, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एटम होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे मान लीजिए कि हीलियम है और हीलियम के ढेर सारे एटम आपस में कंबाइंड हो गए केमिकली और हीलियम गैस बना लिया, तो ये हीलियम गैस कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइंड हुए, H2 गैस बना लिया, तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। H2 क्या है? मॉलिक्यूल है किसी एलिमेंट का।
3 ऑक्सीजन के एटम आपस में केमिकली कंबाइंड होके O3 बना लिए, तो O3 क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा। 4 फास्फोरस के एटम मिले आपस में और P4 बना लिए, तो P4 क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। इस सब में आप देख रहे होंगे कि जो वो एटम हैं वो सब एक जैसे हैं। एक जैसे एटम जब आपस में कंबाइंड करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे सल्फ़र के 8 एटम कंबाइंड होते हैं तो S8 बनता है। अब S8 में एक ही जैसे एटम हैं, सारे 8 एटम सल्फ़र के ही हैं, एक जैसे हैं, तो ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है। अब इसी में अगर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में एक ही एटम है, जैसे कि हीलियम गैस में है, तो इसको बोलते हैं मोनो मतलब एक एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर 2 एटम हैं तो 2 को बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर 3 हैं तो इसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर 3 से ज़्यादा हैं तो इसको बोल देते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा। डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, तो ये सब हो गए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसमें आपको बस थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एक सिंगल टाइप ऑफ एटम के मिलने से बनेगा। और अगर सिंगल टाइप ऑफ एटम का नंबर एक ही है तो वो मोनो एटॉमिक होगा, 2 है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, 3 है तो ट्राई एटॉमिक होगा, 3 से ज़्यादा हैं तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। अब इसके बाद दूसरा आता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखो बेटा, मॉलिक्यूल बनते समय जो 2 या 2 से अधिक एटम हैं वो डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। क्या बोलेंगे? व्हेन 2 आर मोर देन 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म। इसमें जो 2 या 2 से अधिक एटम होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे आपने 2 हाइड्रोजन के एटम लिए और 1 ऑक्सीजन का एटम लिया, ये केमिकली कंबाइंड हुए तो H2O बना। तो H2O इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड।
इसी तरीके से आपने 2 हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम ले लिए, तो ये बन जाता है H2O2 एंड H2O2 इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आपने 1 नाइट्रोजन लिया और 3 हाइड्रोजन ले लिए, केमिकली ये कंबाइंड हुए तो NH3 अमोनिया बना। अब अमोनिया के मॉलिक्यूल में जो टाइप ऑफ एटम है वो 1 से ज़्यादा है, 2 तरीके के आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हमने ग्लूकोज की बात की थी। ग्लूकोज का फार्मूला हमने आपको बताया अभी कि होता है C6H12O6। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में जो एलिमेंट हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। 1 से ज़्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट हैं तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान रखनी है, आसान चीज़ें हैं, इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल को बनाने में टोटल कितने एटम इन्वॉल्व हैं। जैसे मान लीजिए 1 हाइड्रोजन का एटम प्लस 1 हाइड्रोजन का एटम, ये बन गया H2 मॉलिक्यूल, और H2 के एक मॉलिक्यूल को बनाने में 2 एटम इन्वॉल्व हैं, तो 2 हो गई इसकी एटॉमिसिटी। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन के आपने 2 एटम लेके एक O2 बनाया तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी भी हो गई 2। आपने 3 ऑक्सीजन के एटम ले लिए, केमिकली कंबाइंड किया, O3 बन गया। ओजोन होल आपने सुना होगा। तो अब ओजोन के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 3 एटम की ज़रूरत पड़ी, तो यही 3 इसकी हो जाएगी एटॉमिसिटी। हमको अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया बनाने के लिए 1 नाइट्रोजन का एटम चाहिए और 3 हाइड्रोजन के एटम चाहिए, तो टोटल 4 एटम मिलके अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो अमोनिया की एटॉमिसिटी हो जाएगी 4। ठीक है, अमोनिया की एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 4 हो गई। इसी तरीके से अगर आपको मीथेन बनाना है CH4, तो मीथेन के लिए 1 कार्बन का एटम चाहिए और 4 हाइड्रोजन के एटम चाहिए। मीथेन का एक मॉलिक्यूल आपको बनाना है। अब इसके लिए टोटल आपको 5 एटम की ज़रूरत पड़ी, तो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 5। ठीक है, इसी तरीके से अब आप बताओ H2SO4 कितनी होगी इसकी एटॉमिसिटी बेटा? 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, 4 1 5 6 7, तो एटॉमिसिटी हो गई 7। ग्लूकोज C6H12O6 एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा इसकी? 12, 6 और 6 कितना हो गया? 24। तो ये हो गया एटॉमिसिटी। कुछ और देखो, CaCO3 एटॉमिसिटी कितनी हो गई बेटा? 3 4 5 6। नहीं, Ca एक सिंगल एटम है, ये A अलग से नहीं है बेटा, ये Ca है, तो Ca एक साथ 1 गिना जाएगा, 1 कार्बन और 3, तो कितने हो गए? 5।
CuSO4 कॉपर सल्फेट, Cu पूरा सिंगल 1 गिना जाएगा, इसमें 2 लेटर मत गिन लेना। तो 1 2 और 4 6। ZnSO4, Zn 1 S1 और ये 4 6। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आया कि व्हाट इज एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ एटम की ज़रूरत होती है वही उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मॉलिक्यूल के बारे में। मैंने आपको कुछ मॉलिक्यूल और उनकी एटॉमिसिटी भी आपसे डिस्कस की। अब इसके बाद ये जो मॉलिक्यूल बनते हैं ये सर्टेन रूल फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वाटर बनाना है तो कहीं पे H2O लिख दिया, कहीं H2O2 लिख दिया, हमारा मन किया तो HO2 लिख दिया, हमारा मन किया तो H3O2 लिख दिया। नहीं, वाटर है तो यही होगा। तो ये कैसे पता चला कि H2O? तो जो भी रिएक्शन होती हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, उसके लिए सर्टेन रूल हैं, कुछ रूल्स हैं जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं। तो उन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कि जैसे 2 एलिमेंट हैं आपस में कंबाइंड करके किस नियम के हिसाब से कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे, या 2 मॉलिक्यूल हैं तो आपस में रिएक्शन करेंगे तो किस नियम के हिसाब से करेंगे। तो इन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसमें हमको कुछ एक रूल बताने हैं, कुछ एक रूल पढ़ने हैं जो ये रूल डिसाइड करते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में केमिकली कंबाइंड करेंगे तो किस रूल्स के अकॉर्डिंग कंबाइंड करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो एक बार ले ली जाए तो ना उससे कम हो ना ज़्यादा हो, वो कंजर्व रहे। अमाउंट उसका ना बढ़ना चाहिए उससे ना घटना चाहिए। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट ये बोलता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में मास ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। अब कोई चीज़ ना क्रिएट हो रही है, जैसे मान लो ये चाक है मेरे पास और चाक का मास न क्रिएट हो रहा है न डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चाक का वजन जितना था पहले उतना ही रहेगा। तो ये तो स्टेटमेंट है, बट स्टेटमेंट से हमको बहुत चीज़ समझ में नहीं आती है। तो दूसरा इसका ये अल्टरनेट स्टेटमेंट थोड़ा सा इससे सिंपल करके हम सीखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये बता रहा है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो मास होगा ना वो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। इसका सेकंड स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल
रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट करते हैं तो ये टूटता है CaO प्लस CO2 में। अब इस लॉ के हिसाब से जब भी ये रिएक्शन होगी तो इसमें बाहर से ना ही कोई मास ऐड होगा और ना ही आपने जितना लिया था वो कम होगा, जितना था मास उतना ही रहेगा। ये तो स्टेटमेंट के हिसाब से है। अब मान लो अगर आपने ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया था और इसको पूरी तरह से हीट कर दिया। शुरुआत में आपने 100 ग्राम लिया था तो इसका बनेगा 0, इसका बनेगा 0। अब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना शुरू किया तो धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। अब एक समय आएगा कि जब पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा तो कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। अब बन क्या गया होगा? बन गया होगा कैल्शियम का ऑक्साइड और CO2 गैस। अब जितनी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनी है, अगर इसका वेट करोगे तो ये भी 100 ग्राम ही आएगा। मतलब जितना आपने रिएक्टेंट लिया था, अगर रिएक्टेंट पूरी तरह से रिएक्ट कर गया तो उसके वजन के बराबर ही प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 ग्राम लिया था तो यहाँ पे 90 ग्राम बन जाएगा या 110 ग्राम बनेगा। जितना आपने लिया था रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहेगा। जितना आपने मास लिया था शुरुआत में। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए इसी पे हम कहें कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, हीट किया, कैल्शियम का ऑक्साइड बना और CO2, अगर इसको हमने 200 ग्राम लिया था और देखा गया कि रिएक्शन जब कंप्लीट हुई तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का जो वेट था वो 100 ग्राम था, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितना कैल्शियम कार्बोनेट बच गया है, लेफ्ट है। तो शुरुआत में आपने लिया कितना था? 200 और 200 में से प्रोडक्ट कितना बच गया? 100। आपको पता है मास कंजर्व रहेगा तो 200 में से 100 ग्राम तो आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो बचा कितना? 100 ग्राम। ठीक है, इसी पे एक दूसरी रिएक्शन देख लो। हमसे कहा गया कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को कंप्लीटली हीट किए। कंप्लीटली हीट करने का मतलब कि लास्ट में इसका बचा कितना? 0। कितना बचा? 0। और जो CO2 बना वो 88 ग्राम बना। कितना बना बचा? 88 ग्राम। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड कितने ग्राम बना होगा। तो टोटल आपने लिया था 200, तो ये टोटल 200 ग्राम बनना चाहिए। अब 200 में से 88 ग्राम CO2 बना है तो बाकी बचा ये बना होगा, तो 200 माइनस 88 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके बाद सेकेंड लॉ जो होता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन
या उसी का नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। सेकेंड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या इसी को दूसरे तरीके से बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। अब इसमें दो नए टर्म आपको मिल रहे हैं, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है डेफिनिट, और प्रपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रपोर्शन और डेफिनिट प्रपोर्शन का मतलब समझ लो। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, बिल्कुल फिक्स है, न उससे कम न ज़्यादा, और डेफिनिट का मतलब भी यही होता है कि पहले से फिक्स है। तो ये लॉ कुछ फिक्स होने के बारे में बताएगा। और प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो। प्रपोर्शन का मतलब रेशियो। तो इस लॉ में हम लोग कुछ फिक्स रेशियो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फिक्स रेशियो की। अब देखो क्या है फिक्स रेशियो। आपने अभी पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइंड करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो जैसे मान लो हमने एक मॉलिक्यूल लिया H2O, दूसरा मॉलिक्यूल लिया CH4, तीसरा मॉलिक्यूल लिया अमोनिया। तो ये लॉ ये कहता है कि जब दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड करेंगे, तो जब ये वाटर बनेगा तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास है, जैसे यहाँ पे हम निकाले, अब आपको पता है हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 और एटम कितने हैं 2, तो ये मास हो गया 2। तो हाइड्रोजन का मास हो गया 2 और ऑक्सीजन एक ही है और एक का मास होता है 16, तो ये मास हो गया 16। अब इनका रेशियो निकालो तो 1:8 आएगा। इसी तरीके से आप मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालोगे तो कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो ये आ जाएगा 3:1। इसमें आप निकालोगे बेटा तो ये आएगा 17:3। तो यही रेशियो फिक्स होता है। ये बात लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन बोलता है। क्या बोलता है कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके कोई कंपाउंड बनाते हैं, कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इनमें जो भी एलिमेंट हैं इनके मास का रेशियो फिक्स होगा। अब ये चेंज नहीं होगा। मास का रेशियो फिक्स होगा, मास का रेशियो फिक्स होगा। ठीक है। जब भी वाटर बनेगा, इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स होगा 1:8। मीथेन बनेगा तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो फिक्स है 3:1। अमोनिया बनेगा तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो फिक्स है 17:3। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। क्या है कि जब भी कभी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलके कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इस मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स हैं
उनके मास का रेशियो फिक्स होगा। थोड़ा सा और क्लियर करो इसको। जैसे मान लो हमको CO2 बनानी है। क्या बनानी है बेटा? CO2 बनानी है। तो CO2 बनाने के हमारे पास हज़ारों तरीके हैं। पहला तरीका है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो भी CO2 बन जाएगा। दूसरा है कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दो तो भी CO2 बन जाएगा। तीसरा है आपके घर में LPG गैस होती है, LPG गैस में मीथेन होता है और मीथेन को जब आप बर्न करते हो तो वहाँ से भी CO2 गैस निकलती है। अब इस लॉ के हिसाब से आपने अलग अलग तरीके से CO2 बनाया, अलग अलग तरीके से CO2 बनाया। चाहे आप किसी भी तरीके से बनाओ, CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 12:32, यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 और ये हो जाएगा 18, फिर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा, क्या हो गया, 12:32। तो अब इसका सिंपल करो तो 2 से डिवाइड करोगे तो 6:16, 3:8। आपने चाहे जिस तरीके से बनाया है, चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके बनाओ, चाहे कोयले की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाओ, चाहे मीथेन का कंबस्शन मतलब उसको जला के बनाओ, किसी भी तरीके से CO2 बना तो फिक्स है कि CO2 बनाने में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 3:8 होगा। वाटर है, वाटर आप चाहे जहाँ से लो, सी का वाटर लो, रिवर का वाटर लो, रेन का वाटर लो, टैप का वाटर लो, टीयर आंसुओं से, आंसू के अंदर जो वाटर होता है वो लो, कहीं से ले आओ वाटर। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होगा वो होगा 1:8। ये फिक्स है, ठीक है। तो आप किसी मॉलिक्यूल को चाहे किसी तरीके से बनाओ, किसी जगह से ले आओ, इससे फ़र्क नहीं है, वो बन रहा है तो उसमें जो इन दोनों एलिमेंट के मास का रेशियो होगा वो फिक्स होगा। यही होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। अब तीसरा लॉ है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बाद थर्ड लॉ है, वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, सॉरी, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन तो हम लोग कर लिए हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल, ये थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा। पहले देखो समझ लो क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनता है। एक बनता है H2O और दूसरा बनता है H2O2। तो पहले तो यही ध्यान रखो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। जहाँ भी आपसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करें तो ध्यान रखना
कि दो एलिमेंट लिए होंगे और दो या दो से अधिक कंपाउंड बनेंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक एलिमेंट लिया कार्बन, एक लिया ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो दो एलिमेंट हैं, दो से अधिक वाला भी देख लो, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में अगर कंबाइन करेंगे तो एक तो बनता है N2O, फिर बनता है N2O2, फिर बनता है N2O3, फिर बनता है N2O4, फिर बनता है N2O5। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको ध्यान ये रखना है कि दो एलिमेंट होंगे और वो आपस में कंबाइन करके दो से अधिक, एक और दो, दो एक दो, एक दो तीन चार पाँच, तो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। पहली बात। अब क्या है ये रूल, चलो सबसे सिंपल वाले पे पहले समझते हैं। देखो बेटा, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन अभी हमने पढ़ा था ना। अब H2O बनेगा तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, 2 लिया है, तो ऑक्सीजन कितना होगा 16, इसमें भी हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 16 × 2। अब ला पे आ जाओ। ला ये कहता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे और एक से अधिक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इनमें से किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास, मतलब सेम मास, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो किसी एक का फिक्स मास दूसरे से जितने से कंबाइंड करेगा, दूसरे के जितने मास से कंबाइंड करेगा। यहाँ 2 ग्राम 2 ऑक्सीजन कितने से कंबाइंड कर रहा है 16 से, यहाँ पे 2 कितने से कंबाइंड कर रहा है 32 से। तो ये 16 और 32 एक सिंपल रेशियो में होंगे। सिंपल रेशियो देखो क्या हो गया 1:2। फिर से सुनो कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो इनमें से किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास, एक एलिमेंट का दोनों में मास फिक्स करो तो ये फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के जिस मास से रिएक्ट करेगा, ये मास आपस में 16 और 32 आपस में एक सिंपल रेशियो में होंगे। फिर से ज़रा देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, समझो इसको, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बेटा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो ये 2 एलिमेंट हुए, आपस में कंबाइंड किए तो एक बना CO और एक बना CO2। अब CO में कार्बन और ऑक्सीजन का मास लिखो, तो कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, CO2 में कार्बन का मास रखो तो 12, ऑक्सीजन का रखो तो 16 × 2 यानी कि 32। रूल क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के जिस मास से रिएक्ट करेगा, ये दोनों मास आपस में सिंपल रेशियो में होंगे। अब एक मास है 16 और दूसरा है 32, इनका रेशियो निकालो 1:2, तो ये सिंपल रेशियो आ गया। क्लियर है? थोड़ा एक इससे बड़ा देख लो। हमने कहा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा N2O, दूसरा बनता है N2O2, तीसरा बनता है
N2O3, चौथा बनता है N2O4, पांचवा बनता है N2O5, और ये सब के सब बनते हैं। अब देखो, दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड किए तो 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल बनाए। अब इन मॉलिक्यूल में एक तो नाइट्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन का मास देखो सब में N2 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 है। N का कितना होता है बेटा 14, अब ये सब याद होना चाहिए। और N2 है यानी कि हो जाएगा 14 × 2, तो ये हो गया 28। यहाँ पे भी हो गया 28, यहाँ पे हो गया 28, यहाँ पे भी हो गया 28, यहाँ पे भी हो गया 28। तो किसी एक का मास आपको फिक्स कर लेना है। फिक्स कर लिया। अब किसी एक का फिक्स मास दूसरे के किस मास से रिएक्ट कर रहा है। देखो 28 नाइट्रोजन N2O में ऑक्सीजन के कितने से रिएक्ट कर रहा है 16 से। N2O2 में 28 कितने से रिएक्ट कर रहा है 16 × 2 से। N2O3 में कितने से रिएक्ट कर रहा है 16 × 3 से। N2O4 में कितने से रिएक्ट कर रहा है 16 × 4 से। और N2O5 में कितने से रिएक्ट कर रहा है 16 × 5 से। अब ये जो मास रिएक्ट कर रहे हैं ये सारे मास आपस में एक सिंपल रेशियो में होंगे। देखो 16, तो सबको डिवाइड कर दो 16 से, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5। तो 28 ग्राम या 28 नाइट्रोजन ऑक्सीजन के किस रेशियो से रिएक्ट कर रहा है, पहले वाले में 1 फिर 2, तो ये पूरा मास आपस में एक सिंपल रेशियो में है। तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है बेटा, तो ये 3 लॉ आपको अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 और लॉ और होते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन और एवोगाड्रो लॉ ऑफ गैसियस रिएक्शन। तो वो दोनों लॉ अभी आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग बात शुरू करेंगे किसकी, मॉलिक्यूल की। ठीक है, जैसे हम लोग एटम में बात किए थे, एटम के अंदर कि इसका एटॉमिक मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, अब बिल्कुल उसी के जैसे चलेंगी। मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, एटम के लिए एटॉमिक मास, फिर मास ऑफ 1 मोल एटम, फिर नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन मास। तो एटम के लिए हम लोगों ने इतनी सारी बातें की थी, तो सेम यही चीज़ हम लोग अब मॉलिक्यूल के लिए बोलेंगे। अब एटम के लिए एटॉमिक मास बोलते थे, तो मॉलिक्यूल के लिए उसके जगह पे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। एटम के लिए मास ऑफ 1 एटम कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एटम के लिए हम लोग नंबर ऑफ एटम इन गिवन मास करते थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गिवन मास निकालेंगे। यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास की बात करते थे, मॉलिक्यूल में हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको 1 बाय 1 अब करनी है। ठीक है, थैंक यू।